Hello everyone. In previous lecture, we study method of charging. First method charging by conduction, second method charging by induction. In this lecture, lecture number 3, we will study about properties of charges. First, like charges repel each other and unlike charge attract each other. जो लाइक चार्ज होते हैं वो तो क्या करते हैं, रिपेल करेंगे एक दूसरे को. अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. कहने का मीनिंग ये है कि लेट अस सपोज हमारे पास 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन है देन रिपेल कर रहे हैं. यहाँ पे देखो थर्ड केस में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, आपस में दोनों अट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये कैसे चार्ज है, अनलाइक चार्ज है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी बार. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है क्या कहती है, थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं. लेट अस सपोज आपके पास एक कोई बॉडी है, मेटल है, ठीक है. अब इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या है, न्यूट्रल है. ओके, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज करना है यहाँ पे. अब इसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है इस बॉडी को. अगर इस बॉडी को हमें चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा यार, इसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. एनर्जी प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो यहाँ पे अगर हमने इसको हीट देते तो लेट सपोज यहाँ से कितना एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. नेक्स्ट थिंग, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. यस, यहीं से इस चीज़ की डिस्कवरी हो पाई है कि यहाँ पे अगर कोई हमारे पास एक बॉडी है, अगर उस बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है एक टाइम पे. ओके, और मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 1 ही निकलेगा. ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. ठीक है. आफ्टर देन एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर प्लस ई चार्ज आ गया. थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला, फिर प्लस ई चार्ज आ गया. ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गए. तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए. तो इधर कितना चार्ज आ गया, प्लस एन ई. इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ गया, प्लस एन ई चार्ज आ गया इस बॉडी के ऊपर. नेक्स्ट थिंग देखो, अब इस बॉडी के ऊपर प्लस एन ई चार्ज आ गया. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड बॉडी है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉडी के ऊपर आ गए. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे आया, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन आया तो कितना हो गया, 2e. थर्ड आया तब 3e. ऐसे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, एन ई नंबर ऑफ चार्ज हो गया इस बॉडी के ऊपर. ये कैसी बॉडी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे. ये कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी. तो यहाँ पे आ गया एन ई. तो इस पे अगर हम बात करें, इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस एन ई. माइनस एन क्या किसके लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के लिए है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो अगर यहाँ पे हम दोनों बॉडी के चार्ज को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस एन ई. तो चार्ज है वो क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई हो गया. तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू प्लस माइनस ई क्या शो कर रही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एन के मल्टीपल में ही निकल रहा है. कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 3 4 5 6. ऐसा नहीं है कि 3.5 निकल रहे हैं, 4.5 निकल रहे हैं, 5.5 निकल रहे हैं. तो यहाँ पे जो एन है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5. ऐसा नहीं है कि 3.2 हो गई, 5.2 हो गई, 6.2 हो गई. क्यों? क्योंकि हमने इस चीज़ को फिक्स कर दिया कि कोई बॉडी है उसके अंदर से मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना निकल सकता है, 1 निकल सकता है. चलो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है. कि लेट अस सपोज कि आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके वहाँ से आप एप्पल खरीदना चाहते हो और उस दुकानदार के पास ओनली 1 kg वेट ही है. अब वो आपको एप्पल देगा ओनली या तो 1 kg से दे सकता है या 2 kg दे सकता है, 3 kg दे सकता है ना. जैसे फर्स्ट ऑफ थिंक
कि उसने फर्स्ट 1 kg तोल दी, उसके बाद फिर दोबारा 1 kg तोल दी, हो गई 2 kg। सेम एयर अगर यहाँ वहाँ पे आप जाके उससे कहोगे कि मुझे तो 2.5 kg एप्पल चाहिए, तो वो आपको नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसके पास 1/2 kg का वेट नहीं है। इट मीन्स एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बनेगा। अगर बाय द वे आप कहोगे कि मतलब ऐसे दे दो, तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हुआ। तो ओनली वो क्या दे सकता है आपको? 1 kg दे सकता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। तो इट मीन्स 1 के मल्टीपल में ही दे सकता है आपको, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू में वो आपको एप्पल नहीं दे सकता। तो सेम एयर यहाँ पे भी यही हो रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है, किसी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ से नहीं हो सकता। यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन है, इसका मीनिंग ये है कि हमने उस वैल्यू को क्वांटाइज कर दिया, कि छोटे से छोटे वैल्यू में डिवाइड कर दिया, कि उससे और कम वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। अगर इसकी यहाँ से हम अगर डेफिनेशन देना चाहें इस फॉर्मूले से, तो क्या देंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्री वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे फ्री वर्ड यूज करने का मीनिंग ये है कि इसमें से जो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकलेंगे, वो ओनली कौन से निकल पाएंगे? जो फ्री है, बाउंड वाले नहीं निकलेंगे। मैं समझाता हूँ एक केस की बाउंड का मीनिंग क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक फ्री एलिमेंट्री पार्टिकल है, बट अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, प्रोटॉन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? क्वार्क से मिलके बना हुआ है। क्वार्क क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज जो प्रोटॉन है वो बना हुआ है 3 क्वार्क से मिलके, अप डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ है। तो अप जो क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +3/2, डाउन जो क्वार्क होता है उस पर चार्ज होता है -1/3। ठीक है, तो हमने भी बताया कि जो प्रोटॉन है वो कितने क्वार्क से मिलके बना हुआ है? UUD से मिलके बना हुआ है। तो इट मीन्स U पे कितना चार्ज होता है? 2/3 होता है, U पे 2/3 होता है, और D पे चार्ज कितना होता है? -1/3 होता है। तो अगर हम इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा? +1 चार्ज आता है। और हमें पता भी है कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, यस हमें पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। चलो यहाँ से देखते हैं कि न्यूट्रल इसकी वैल्यू है वो 0 आ रही है नहीं। तो जो न्यूट्रॉन है वो कौन कौन से क्वार्क से मिलके बना हुआ है? देखो जो क्वार्क है, आप क्वार्क को डिटेल से हायर क्लासेज में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे उनका स्मॉल डिस्कस कर रहे हैं ओनली। जो क्वार्क UDD, न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है? UDD। तो U पे चार्ज कितना 2/3 होता है, D पे -1/3 होता है। तो U 2/3E, D पे -1/3E और D पे -1/3। अगर इसका सम करते हैं तो क्या आती है? 0 वैल्यू आती है। यस हमें पता भी है न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है फ्री वर्ड। तो फ्री इट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, इट मीन्स वो किसी क्वार्क से मिलके नहीं बना हुआ, तो वो तो क्या हो जाएंगे? यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन की बात करते तो प्रोटॉन तो हमें पता है कि और भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो जो क्या है? अप और डाउन क्वार्क है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो यहाँ से प्रोटॉन क्यों निकल रहा है? तो यहाँ से मतलब ये क्वार्क क्यों नहीं निकल रहे? अप डाउन क्वार्क, ये क्वार्क इसीलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि ये क्या है? फ्री नहीं है। ये क्वार्क फ्री नहीं है। ये क्वार्क फ्री नहीं है, ये क्या है? ये बाउंड स्टेट में है। बाउंड स्टेट में कहने का मीनिंग ये है कि एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के ऊपर नंबर ऑफ क्वार्क है, अप डाउन क्वार्क, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वार्क है, वो क्या है? उसके ऊपर चिपके हुए हैं। अगर इसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो। लेट अस सपोज आपके पास एक रसगुल्ला है, रसगुल्ले के ऊपर क्या होता है? आपने देखा होगा काफ़ी सारी मक्खियाँ जाती हैं, तो मक्खियाँ इधर उधर घूमती रहती है। तो ऐसे मतलब उसके साथ बाउंड है वो। अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो वो मक्खियाँ नहीं भागती, और रस क्या है? रस जैसे रसगुल्ला ही दूर जा रहा है हमसे। तो सेम एयर यहाँ से प्रोटॉन निकल सकता है, प्रोटॉन से जो ये क्वार्क है वो यहाँ से नहीं निकलता। ओके, क्योंकि जो क्वार्क है वो कैसी स्टेट में? बाउंड स्टेट में। और ओनली जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें कैसा चार्ज निकलता है? ओनली फ्री चार्ज। तो यहाँ पे जो फ्री चार्ज है वो कौन सा है? प्रोटॉन है। ठीक है, इसी वजह से प्रोटॉन निकलेगा, ना कि ये क्वार्क निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे क्वार्क? क्योंकि ये कैसी स्टेट में है? बाउंड स्टेट में। और जो प्रोटॉन है वो कैसी स्टेट में? फ्री स्टेट में है। नेक्स्ट
इलेक्ट्रॉन पे जो मिनिमम चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे देखो जो n है ना, n क्या है, n इंटीजर है 1 2 3 4। n को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी के अंदर। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसको सजेस्ट तो किसने किया था, फेराडे ने किया था, बट इट वाज एक्चुअली डेमोस्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली बाय मिलिकन इन 1912। ओके, चलो इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए। तो न्यूमेरिकल क्या है, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू में 10⁻⁻18 कूलाम पॉसिबल। क्या कहा है कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 5 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज पॉसिबल है। देखो चार्ज पॉसिबल कब होगा, अगर हमें ये निकालना है तो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, प्लस में हो माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई देन वो चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर जैसे इसको हम सोल्व करते हैं, हमें पता है कि जो क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, क्योंकि चार्ज तो हमें पता है n निकालेंगे। n की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आ जाती है तो नॉट पॉसिबल, अगर एक इंटीजर वैल्यू आती है देन पॉसिबल। तो Q बाई ई, तो Q पे बॉडी के ऊपर चार्ज पता है 5.8 10⁻⁻18 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे इसको हम सोल्व करते हैं तो जो n की वैल्यू आती है वो 36.25 आ रही है, जो कि एक कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो क्या इस पे ये चार्ज पॉसिबल है, नो, n is not an integer, charge is not possible. Next property, additivity of charge। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू algebraic sum of all the charges distributed on different part of body। क्या कहती है प्रॉपर्टी कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर हमें चार्ज निकालना है, कितना चार्ज है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें उसका एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम करने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज ये कोई यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर ऑलरेडी 3 कूलाम चार्ज है, ठीक है, -2 कूलाम चार्ज इधर आ गया, ठीक है, आफ्टर देन 1 कूलाम चार्ज यहाँ से निकल गया, एरो से दिखा देते हैं, और मान लेते हैं कि 2 कूलाम चार्ज यहाँ पे और आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव कूलाम। अब यहाँ पे हमें नेट चार्ज बताना है कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में एल्जेब्रिक सम करना है, सिंपल सम। तो पहले इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज था, +3 कूलाम, चार्ज आ रहा है तो एडिशन, ठीक है, अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है तो ऐड कर देंगे, यहाँ से जा रहा है देन माइनस कर देंगे। तो चार्ज आ रहा है तो प्लस -2c, ये वाला भी आ रहा है तो प्लस प्लस ही है, ये तो ऑलरेडी 2c। यहाँ पे देखो चार्ज जा रहा है तो माइनस साइन लगा देंगे जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा -+1c। तो यहाँ पे अगर नेट चार्ज निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3 +- -2 +2 -1, तो यहाँ पे कैंसिल आउट, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज। तो इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट कितना आ गया, 2 कूलाम चार्ज नेट है इस बॉडी के ऊपर। ओके, आया समझ। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या करना है, जो चार्ज आता है बॉडी के अंदर उसको तो ऐड करना है, जो चार्ज जा रहा है उसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था तो मैंने ऐड किया है, यहाँ से जा रहा है देन सबट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ
this law the net charge on an isolated system remain constant. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, ना तो इसके अंदर कोई आ सकता है ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। जैसे अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, ओके, तो कोई भी अगर सस्पेक्टेड केस मिलता है तो उसको क्या करते हैं, आइसोलेट ही करते हैं। तो आइसोलेट करने का मीनिंग है कि ना तो वो बाहर जा सकते हैं ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही कहता है कि जो यहाँ पे नेट चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर वो रिमेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना तो बाहर से अंदर कोई आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड में अगर इसको देखें तो क्या होगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can be transferred from one part of other to other part of an isolated system. yes, उस एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर ही वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे एक इस बेड पे है वो उस बेड पे चला जाए, अंदर तो वो कुछ भी कर सकते हैं बट अंदर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, और ना ही बाहर वाला कोई अंदर आ सकता है, ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज क्या है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी में। जैसे हमने पीछे उसके अंदर देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी थी, यहाँ पे अनदर बॉडी थी, तो क्या था, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, यहाँ से देखो क्या कह रहे थे, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको क्रिएट कह सकता है ना डिस्ट्रॉयड कह सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो इलेक्ट्रॉन निकल के किधर चले गए, इधर चले गए थे, तो ट्रांसफर हो गए थे ना। ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रॉय हुए थे, ना क्रिएट हुए थे, क्रिएट तो नहीं किए क्योंकि ये चार्ज कहाँ पे थे, ऑलरेडी इस बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट था। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा आपको पता है कि जो फ्यूजन प्रोसेस है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो फ्यूजन प्रोसेस होती है, जो हम बोलते हैं ना परमाणु बम बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, तो यूरेनियम 235 मास नंबर, एटॉमिक नंबर 92, अगर इसको हम न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रॉन के साथ जैसे इसकी रिएक्शन होती है तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या हो जाता है, टू एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है, बेरियम एंड क्रिप्टम। तो बेरियम का जो एटॉमिक नंबर वो 56 होता है और मास नंबर 141, और जो क्रिप्टन होता है उसका 36 एंड मास नंबर 92। अच्छा, जैसे ही इस न्यूट्रॉन को हम यूरेनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये चेन बनाता हुआ चला जाता है। तो जैसे ही एक न्यूट्रॉन इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। प्लस में क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे एटम बम के अंदर जैसे ही हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। जो चेन रिएक्शन है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा चेन रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ पे हमने एक न्यूट्रॉन दिया तो एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन बने, 3, 1 2 3, एक न्यूट्रॉन से ही 3 न्यूट्रॉन बन गए, ठीक है। अब फिर इन न्यूट्रॉन की फिर दोबारा हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर ये दोबारा कितने न्यूट्रॉन निकालेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकालेंगे, ये भी 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, 1 2 3, ये भी 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, तो ऐसे फिर दोबारा ये 3 निकालेगा, ये वाला 3, तो ऐसे चेन रिएक्शन बनती चली जाती है। प्लस फिर उसकी वजह से उसमें क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कंजर्व है या नहीं। अगर यहाँ पे हम रिएक्टेंट में बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटोन बिफोर कोलिजन होने से पहले जो नंबर ऑफ प्रोटोन है वो कितने हैं, तो प्रोटोन इस यहाँ पे यूरेनियम में 92 है, न्यूट्रॉन में बात करते हैं तो 0 है, तो 92 + 0 92। अच्छा, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ प्रोटोन है आफ्टर कोलिजन वो कितने हो गए, 56 प्रोटोन है, यहाँ पे 36 है। न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन नहीं है न्यूट्रॉन के अंदर, तो 56 + 36 = 92। यस, तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि जो चार्ज है वो विल रिमेन कांस्टेंट। रिएक्टेंट में भी 92 थे एंड प्रोडक्ट में भी 92 है। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। जो क्या करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस काम में आता है, किसी बॉडी के ऊपर फाइंड आउट करने में कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, वन थिंग और है कि द इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करने के काम आता है कि उस बॉडी के ऊपर कितना पोटेंशियल है। ओके, चलो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस यहाँ पे जो फिगर में दिखाया हुआ है, कुछ इसके एसेंशियल पार्ट दिखाए हुए हैं। लेट अस सपोज जैसे L1, यहाँ पे L2 दिखाई हुई, ये क्या है, एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल अटैच टू लोअर एंड ऑफ द मेटल रोड। ठीक है, यहाँ पे ये मेटल रोड है, इस मेटल रोड से यहाँ पे गोल्ड की फॉइल को अटैच किया हुआ है। ये वेरी थिन फॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्टॉपर लगाया हुआ है। स्टॉपर विच इज इंसुलेटेड स्टॉपर। ओके, इंसुलेटेड इट मीन्स रबड़ का बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डी है, ये क्या है, डी विच इज मेड ऑफ मेटल डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये गोल्ड फॉइल पे स्ट्रिप है, फॉइल है, इसको क्या किया हुआ है, एक जार है उसके अंदर क्लोज किया हुआ है। अब क्लोज के थ्रू यहाँ पे मेटल की रोड है, मेटल रोड को यहाँ पे किसी डिस्क डी है विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल, मेटल से अटैच किया हुआ है। अब क्या किया हुआ है, जैसे ही इस मेटल रोड के पास कोई एक चार्ज बॉडी को लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये चार्ज बॉडी दिखाई हुई है क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे इस एल्यूमिनियम की रोड को हम इस डिस्क के पास लेके आएंगे, तो पास लेके आने से क्या होगा, जैसे इसके टच करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इस रोड के थ्रू इधर आएगा, तो वो वाला चार्ज यहाँ पे भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा ये चार्ज। जैसे ही ये चार्ज इस फॉइल पे आएगा और इस वाली फॉइल पे आएगा तो क्या हो गया, सेम टाइप ऑफ चार्ज हो गए, लाइक चार्ज होंगे। तो जैसे ही ये लाइक चार्ज हो गए तो क्या होगा कि जो फॉइल पेपर है वो एक दूसरे से क्या होंगे, पास आएंगे, दूर भागेंगे, दूर जाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे दिखाई हुई है कि वो एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यही प्रोसेस है। चलो थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। एज द गोल्ड लीव्स आर एक्सट्रीमली थिन कंडक्टिंग विच हैव लो मास पर यूनिट एरिया आर फ्लेक्सिबल। ये बहुत फ्लेक्सिबल गोल्ड फॉइल पेपर है। देयरफॉर दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, अगर इसको हम थोड़ा सा भी चार्ज देंगे ना तो क्या हो जाएगी, ये क्विकली एक दूसरे से दूर भागेगी, या अगर नेगेटिव, एक पे नेगेटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव तो पास आएगी, क्योंकि ये क्या है, वेरी फ्लेक्सिबल है। थिन एल्यूमिनियम फॉइल कैन ऑल्सो सर्व द सेम पर्पज। ये यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की फॉइल है यहाँ पे विच इज ऑल्सो द सेम पर्पज है इसका भी। व्हेन ए चार्ज रोड इज टच विद द मेटल डिस्क डी, जैसे चार्ज रोड है, अगर उसको अगर हम मेटल रोड से टच करते हैं, द सेम चार्ज इज ट्रांसफर, सेम चार्ज ट्रांसफर होगा डीज के थ्रू, इस रोड में आएगा, रोड के थ्रू कहाँ पे जाएगा, गोल्ड फॉइल में जाएगा। द लीव्स रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज, रिपेल ईच अदर, और क्या करेंगे, एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे, दूर भागेंगे। बाय मेजरिंग द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी एस्टिमेट। तो यहाँ से हमें पता लगा सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है और किस टाइप की उस बॉडी के ऊपर पोलरिटी है। पोलरिटी का मीन्स कैसा चार्ज है उस बॉडी पे, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इसका एक स्मॉल डिस्कशन था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।